तो वास्तव में हम में से प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और चाहे नहीं समझ रहा है, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी और जो समझ रहे हैं वो भी, दोनों ही तरह के लोगों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में है। योगदान दोनों ही तरह के लोगों का है। ये अलग चिंतन होगा कि किनके योगदान से राष्ट्र का लाभ हो रहा है, किनके योगदान से राष्ट्र का लाभ नहीं हो रहा है। किसी के योगदान से राष्ट्र का नुकसान भी हो सकता है और किसी के योगदान से राष्ट्र का लाभ भी हो सकता है। इसमें योगदान तो सब लोगों का है, पर उस योगदान की सार्थकता और उसकी जो उसका फल है, वो फल दोनों तरह के कर्मों का अलग अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरह की सोच होती है कि हम अपना लाभ देखते हैं, और अपना लाभ भी, उसमें भी दो चीजें हैं। कुछ लोग तो अपना लाभ केवल आर्थिक धन के दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ लोगों का दृष्टिकोण अपने लाभ में अपना यश, अपनी मानवता, अपना धर्म होता है। मेरे धर्म का लाभ हो और मेरे को कष्ट सहन करना पड़े, मुझे तपस्या करनी पड़े, तो कुछ लोग तैयार रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तपस्या नहीं करेंगे, हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा लाभ होना चाहिए लेकिन मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, और मेरे सुख में, मेरे आराम में, मेरे चैन में अगर किसी का नुकसान हो जाता हो तो भी मुझे कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचार्य भर्तृहरि ने लिखा है, पहले नंबर के वे लोग हैं जो बिना कोई अपना कष्ट विचार किए दूसरों का हित करने में निरंतर लगे रहते हैं, अपना कष्ट भी उठा करके दूसरों का हित करते हैं। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, वो अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग महापुरुष लोग हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने जहर पिया, वे लोग एके सत्पुरुषा है, वो सज्जन पुरुष हैं। सामान्यास्तु विशेष उद्यमृता स्वार्थावरोधेने, दूसरे टाइप के लोग हैं, अपने स्वार्थ का हानि ना हो तो और सबका लाभ हो, सबका लाभ हो लेकिन मेरा स्वार्थ छूटने ना पाए, मुझे कष्ट ना हो, मेरे पास धन संपत्ति संपदा हो, मैं उससे दान करूं। इतना दीजिए स्वामी, इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु जब भूखा जाए। तो पहले मैं भूखा ना रहूं, फिर साधु को भी मैं सुरक्षित कर सकूं। तो अपना स्वार्थ सिद्ध रहे, अपना काम बना रहे, उसके बाद मैं दूसरों की भी सहायता करूंगा। ये दूसरे टाइप के लोग हैं। तीसरे टाइप के लोग हैं, तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। कुछ ऐसे तीसरे टाइप के लोग हैं जिनको मानुष राक्षस कह रखा है भर्तृहरि ने, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का नाश करते हैं। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए, तुम्हारा बिगड़ जाए, और तुम्हारा बनता हो तो बन जाए, लेकिन मेरे में कोई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, मेरा बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। मेरी कुर्सी, मेरी सत्ता, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन, मेरा सुख, वो सब कायम रहना चाहिए। उसके लिए आप सबको लगना पड़े तो आप लगे रहिए, मेरे लिए आप सब लोग लगे रहिए। ये तीसरे टाइप के लोग हैं। एक चौथे टाइप के भी लोग हैं, ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहित, मेरा लाभ हो ना हो, मेरी हानि हो जाए तो भी तुम्हारी हानि जरूर करूंगा, तुम्हारा सत्यानाश जरूर करूं, तुम्हारा कुछ न कुछ नुकसान जरूर होना चाहिए। तो ये चारों ही तरह के लोग इस समय भी संसार में हैं और हमेशा से रहे थे। ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं थे, अब कुछ उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन चारों तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, और चारों ही तरह के लोगों का अपने देश के, अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान होता है।
सब अपना अपना योगदान करते हैं। किसी के योगदान से नुकसान होता है, किसी के योगदान से लाभ होता है। हम लोग जो हैं, जो सामान्य लोग हैं, दूसरे नंबर वाले लोग हैं, अपना काम भी ठीक रहे और हम किसी के लिए और भी कुछ कर सकें, ये दूसरे नंबर वाले जो लोग हैं उनको जो कर्तव्य निर्धारित करने, जो तीसरे वाले लोग हैं, जो चौथे वाले लोग हैं, वो तो जब भी जहाँ भी रहेंगे वो नुकसान ही पहुँचाएंगे। उनके द्वारा योगदान तो उनका रहता ही है देश में, लेकिन वो देश के बिगाड़ने में उनका योगदान रहता है, बनाने में योगदान नहीं रहता है। जो हम लोग दूसरे स्तर के लोग हैं, ईश्वर करे पहले स्तर के बन जाएं, पर जो दूसरे स्तर के लोग हैं उनके अंदर जो सुधार करना है, जो चिंतन करना है, जो विचार करना है, तो उनको ये सोचना है कि मेरे विचार जो हैं वो किस तरह के हैं। मैं एक राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ या एक देश के बारे में सोचता हूँ, एक राज्य के बारे में सोचता हूँ, एक जिले के बारे में सोचता हूँ, एक जाति बिरादरी के बारे में सोचता हूँ, एक कुल खानदान के बारे में सोचता हूँ, या केवल अपने बारे में सोचता हूँ। मेरे दृष्टिकोण में है कौन, और अगर ये सारी चीजें हैं तो उनमें से मुख्य कौन है। मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्र है तो हमारी ये बाकी सारी चीजें सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र में सब कुछ ठीक है तो हमारी ये सारी चीजें सुरक्षित हैं, और अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी एक भी चीज सुरक्षित नहीं। न हम सुरक्षित हैं, न हमारा कुल सुरक्षित है, न हमारा खानदान सुरक्षित है, न हमारी जाति सुरक्षित है, न हमारा धर्म मजहब सुरक्षित है, न हमारा देश और राज्य ही सुरक्षित है। फिर हमारा कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो एक की सुरक्षा में सबकी सुरक्षा निहित है। इसलिए हमारा जो केंद्र होना चाहिए, जो मुख्य बिंदु, जो विचार दृष्टिकोण होना चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय होना चाहिए। अब राष्ट्रीय का मतलब कोई भी ये न सोचे कि आज जो लोग परिभाषाएं गढ़ रहे हैं टीवी पर बैठ करके डिबेट करते हुए, राष्ट्रवाद ये बात वो बात, इस बात को बिल्कुल भी एक सिरे से कर दीजिए, इसको एक कोने में कर दीजिए। राष्ट्रवाद की परिभाषा अपने दृष्टिकोण से निश्चित करिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जिसमें सामुदायिक हित होता, जिसमें सामूहिक हित होता, ये राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्रीय भावना का मतलब सामूहिक हित, क्योंकि तदेतद नर राष्ट्रम एव भवति करते हुए आचार्य यास्त्र ने लिखा है कि जहाँ पर सामुदायिक हित होता है और सामुदायिक हित की भावना जिन लोगों के अंदर होती है, वही लोग राष्ट्र की बात सोचते हैं। मेरा हित हो, मेरी पार्टी का हित हो, मेरे खानदान का हित हो, मेरे कुल का हित हो, इसके बजाय सामूहिक हित हो, ऐसा कोई कार्य हो जिससे सामूहिक हित हो। अगर हम सामूहिक हित की बात सोचेंगे तो हम वास्तव में राष्ट्र बनेंगे। अगर हम व्यक्ति की बात सोचते हैं, वर्ग की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं। राष्ट्रवाद में सब समाहित होते हैं, और उस राष्ट्रवाद में दो चीजें निश्चय करनी पड़ेंगी, एक पुरस्कार और एक तिरस्कार। अगर हम राष्ट्रवादी हैं और हम सोचते हैं कि सामूहिक हित होना चाहिए, तो सामूहिक हित में जो लोग सामूहिक हित को बिगाड़ते हैं, जो लोग सामूहिक हित में दीमक का काम करते हैं, सामूहिक चीजों को छोड़ करके बांटने की कोशिश करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, अलग अलग करने की बात करते हैं, वे सब लोग तिरस्कार के पात्र हैं। और जो लोग सबके सामूहिक हित की बात करते हैं, वे लोग पुरस्कार के पात्र हैं। अब जो बांटेगा, मुझे अपना अपना चाहिए, मुझे इनका चाहिए, इनका हित इतने पर, ये परसेंट जितने बांटने वाले हैं, इन सब लोगों का तिरस्कार होना चाहिए। आप केवल राष्ट्र की बात सोचेंगे तो जन समुदाय, पूरे जन समुदाय की बात सोचेंगे। हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, हर व्यक्ति की शिक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति को सुख पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति का व्यापार ठीक चलना चाहिए, हर व्यक्ति का कारोबार जो वह अपने तरीके से अपनी योग्यता से निश्चित करता है, उसके आपकी ऐसी नीति होनी चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के कारोबार को निश्चित तौर पर देखे और प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात सोचे। किसमें तुम्हारा हित है, किसमें किसान का हित है, किसमें विद्यार्थी का हित है, किसमें अध्यापक का हित है, किसमें कर्मचारी का हित है, किसमें चिकित्सक का हित है, किसमें मरीज का हित है। मुख्य केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वह हित होना चाहिए, और वह हित सार्वजनिक होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत होने का मतलब राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्र को खतरा है। जो व्यक्तिवाद की बात करेगा वह राष्ट्रवाद का खतरा है, जो जातिवाद की बात करेगा वह राष्ट्रवाद का खतरा है, जो मजहबवाद की बात करेगा वह राष्ट्रवाद का खतरा है। राष्ट्रवाद माने समूह, राष्ट्रवाद माने सामुदायिक हित।
जितने जितने भी हमारे संसर्ग में लोग हों, अगर मेरा संसर्ग पूरे देश के ऊपर है, अगर देश का अगर मैं राजा हूँ, आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, तो मेरी दृष्टि में प्रति व्यक्ति हित तो होना चाहिए। मेरा हित, मेरी पार्टी का हित, मेरे लोगों का हित, अमुक लोगों का हित, अगर ये भाव है तो निश्चित तौर पर हम अभी राष्ट्रवाद से बहुत नीचे हैं। राष्ट्र का नाम भले राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाते रहे, लेकिन राष्ट्रवाद की स्थापना में सबसे पहला तत्व है समूह, समुदाय। और उस समुदाय में न केवल मानव समुदाय आता है, बल्कि कोई भी प्राणी समुदाय, वृक्ष वनस्पति भी आते हैं। तो वृक्ष वनस्पतियों की सुरक्षा संरक्षा हो, धरती की सुरक्षा संरक्षा हो, विद्यार्थी को विद्या पढ़ने के लिए उसकी पूरी व्यवस्था हो, वो ठीक ढंग से शिक्षा को ग्रहण कर सके, और उसमें भी सामुदायिक भावना। एक व्यक्ति वहाँ पढ़े, एक व्यक्ति यहाँ पढ़े, एक व्यक्ति का ये हाल, एक व्यक्ति का वो हाल। अगर ये हाल है, इसका मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं है, आपका राष्ट्रवाद अभी बेकार है। राष्ट्रवाद का मतलब है समानता, एक समान, जैसी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार, पूर्ण हक और पूरी स्वतंत्रता। उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की समुन्नति का पूरी व्यवस्था, उसके लिए कुछ भी प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध अगर हो तो इतना हो कि जो तुम करोगे उसमें से तुम राष्ट्र के लिए सहयोग अवश्य करोगे, इसमें प्रतिबंध रहना चाहिए। आप इतना कमाएंगे तो आप राष्ट्र के हित में इतना समर्पित करेंगे। आप विद्यार्थी हैं तो आप अगर पढ़ते हैं तो भी आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। हमारा विद्यार्थी जो दिन भर पढ़ाई करता है, एक इधर ट्यूशन इधर करता रहता है, उस विद्यार्थी के लिए भी एक व्यवस्था रहनी चाहिए। तुमको भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ करके अलग से समूह के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप ये कार्य विद्यार्थी से लेकर के, छोटे से लेकर के बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति, अगर हम ये व्यवस्था अपना लेते हैं हम लोग जापान से इसका उदाहरण ले सकते हैं। हमारे पास उदाहरण है इजराइल का, जापान का। इजराइल की शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को पूरी, जिस मापदंड पर कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है, इजराइल के प्रत्येक विद्यार्थी को उस मापदंड को प्राप्त करना ही पड़ेगा। उसको उतनी शिक्षा, सैनिक शिक्षा लेनी है। हमारे यहाँ निकम्मा बनाने पूरी जुगाड़ होती है। तो ये व्यवस्था जब हम सामुदायिक रूप में लाएंगे, ध्यान रखेंगे, समुदाय माने ही राष्ट्र होता है, सिंगल माने राष्ट्र कभी नहीं होता है। समुदाय माने राष्ट्र, वो जो पूरा विश्व एक राष्ट्र बन सकता है और पूरा विश्व समुदाय एक राष्ट्र हो सकता है, लेकिन हित समुदाय का होना होगा, समुदाय की बात करनी होगी। विद्यार्थी करेगा वो भी राष्ट्र के लिए, ब्रह्मचारी करेगा वो राष्ट्र के लिए, गृहस्थ करेगा राष्ट्र के लिए, किसान करेगा राष्ट्र के लिए, वैश्य परिवार करेगा राष्ट्र के लिए। जो जहां जिस रूप में भी रहेगा, उसके पास जो कुछ है, तन है तो तन, मन है तो मन, धन है तो धन, वो राष्ट्र के लिए करे और राष्ट्र उसके कार्यों में पूरी स्वतंत्रता उसको प्रदान करे। जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, जो व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं, वो बंटवारा करके व्यक्ति को ना देखें, वो एक रूपता करके देखें और सामूहिक सामुदायिक हित की बात करें। अगर किसी के प्रति अन्याय होता हो तो अन्यायी के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था हो, और उस अन्याय को खत्म करने के लिए जिस तरह के भी नियम की आवश्यकता वो नियम बनाया जाए। उसमें कोई ये न देखा जाए कि इससे तो मेरा नुकसान हो गया। अगर कोई न्यायाधीश न्यायालय में, एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, एक व्यक्ति घर में चोरी हो रही है, तो जिसके घर में चोरी हो रही है और जिसने चोरी किया है, उन दोनों का निर्णय अगर न्यायालय में पहुंचेगा और न्यायालय ये सोचेगा कि जिसके घर में चोरी हुई है अगर हम उसको पुरस्कृत करेंगे तो जिसने चोरी की है उसका मानवाधिकार है, उसको खुश होना चाहिए, तो फिर वो कभी न्याय नहीं कर सकता है। उसके पास अधिकार, उसकी अपने कार्य करने के लिए उसके अधिकार है। आप अपने कार्य करेंगे तो आपको अधिकार है, आप दूसरे कार्य में अड़ंगा करें तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं, फिर आपके लिए तिरस्कार है, फिर आपके लिए पुरस्कार नहीं है। तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से, बड़ी पवित्र बुद्धि से, बड़ी नैतिक बुद्धि से, बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े योग पूर्वक, बड़ी तपस्या पूर्वक जब हम सामुदायिक हित की बात करते हैं, उसी का नाम राष्ट्रवाद होता है। जैसे ही बंटवारा शुरू होता है वैसे ही राष्ट्रवाद मरना शुरू हो जाता है, और आप जितना जितना बांटते जाते हैं राष्ट्रवाद मर जाता है। और याद रखेंगे, राष्ट्र मरेगा तो हम कभी जिंदा नहीं रह सकते, सुख से रह नहीं सकते हैं, हम कभी चैन से रह नहीं सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्रवाद में ही हमारा अपना जीवन सुरक्षित है।
अगर आपने राष्ट्र के लिए आपने कुछ नहीं किया। हम प्रत्येक व्यक्ति जो इस क्लास में जुड़ रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे और जो भी लोग विचार करते हैं, जिनसे आप मिलेंगे, उन सबको ये बात समझाने की आवश्यकता है। आप अपने 24 घंटे के कार्यों में एक प्रश्न चिन्ह लगाइए कि आज आपने देश के लिए क्या किया है, आज के आपके कार्य ने देश के लिए क्या किया है। आपकी दृष्टि में आपके समक्ष कहीं पर राष्ट्र है कि नहीं है, आपके देश के प्रति, आपके राष्ट्र के प्रति, आपके अपने प्रति कुछ भावनाएं आपके अंदर हैं कि नहीं है। अगर आपने अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, मैं अध्यापक हूं तो मैं 1 घंटे अपने राष्ट्र के लिए करूंगा। मैं नौकरी करता हूं, पढ़ाता हूं, उसके लिए मुझे राष्ट्र वेतन देता है, वो मेरा कुछ भी उपकार नहीं है। मैं 1 घंटे बिना सरकार से कोई वेतन लिए, बिना कोई माता पिता से, अभिभावक से कुछ भी लिए, मैं 1 घंटे बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये मेरा राष्ट्र की सेवा होगी, ये मैं राष्ट्र के लिए करूंगा। मैं किसान हूं तो मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना करता हूं, मेरी इतनी खेती होती है, मैं इतना अपने राष्ट्र के लिए दूंगा और प्रतिदिन दूंगा। रोज मेरा योगदान मेरे राष्ट्र के लिए होगा। जिस दिन इस देश के नागरिक किसी भौगोलिक सीमा का नाम देश है और सामुदायिक भावना का नाम राष्ट्र है, निर्णय कर लीजिएगा। सामुदायिक जो देश की सीमाएं हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनका नाम है देश, और जो सामुदायिक भावनाएं हैं, जो सामुदायिक विचार है, जो सबके उन्नति के विचार है, उनका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र के केंद्र में प्रजा का हित होता है और देश के केंद्र में भौगोलिक सीमा की सुरक्षा होती है। तो भौगोलिक सीमा की सुरक्षा का आधार भी राष्ट्र में रहने वाले विचारशील लोग ही। अगर वो विचारशील लोग वास्तव में राष्ट्रवादी है तो कोई माई का लाल बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ आकर के कोई नुकसान नहीं कर सकता और आपकी भौगोलिक सीमा सदा सुरक्षित रहेगी। हमारी भौगोलिक सीमा असुरक्षित तभी होती है जब हमारे अंदर से राष्ट्र की भावनाएं समाप्त हो जाती है। आपके पास इतिहास है, पूरा देश में 600 राजा थे, सबके सब राज्य कर रहे थे और विदेश के लोग 200-300 लोग आते थे, आपको लूट के चले जाते थे, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। राजा 600 थे क्योंकि एक के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, सबके अंदर अपने राज्यवाद की भावना थी। अपना गांव बचा के रखना है बस राष्ट्र के आभार में। और हम गुलाम हुए, बरसों तक गुलाम रहे, हमने गुलामी भोगी, हमने गुलामी ओढ़ी बिछाई। उसका कारण एकमात्र था राष्ट्रवाद भावना का ना होना। पूरा राजपूताना एक दूसरे को नीचे दिखाने की जुगाड़ बना रहता था। अपनी पगड़ी ऊंची रहे, दूसरे की पगड़ी का सत्यानाश हो जाए। मेरी पगड़ी ऊंची रहे, किसी लड़की वाले की पगड़ी मेरे पैरों में आकर के पड़ी रहे। ये जो दुष्टता वाली, दुराचार वाली भावनाएं हैं, इन भावनाओं ने मेरे देश को गुलाम किया। और आज भी दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे अंदर वो राष्ट्र की भावना, राष्ट्र मेरे लिए कुछ करे, राष्ट्र का मेरे लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है। सरकारें मेरे लिए घोषणा करें मुझे फ्री चाहिए, मुझे फ्री चाहिए, लेकिन मेरा राष्ट्र के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ऐसे लोग हमेशा मरेंगे, हमेशा पिटेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए कर्तव्य निर्धारित करना है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहा हूं। मेरे 24 घंटे में से 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं व्यायाम करता हूं तो मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। भावना क्या है? मेरा देश बलवान बनेगा क्योंकि मैं बल की उपासना कर रहा हूं। अगर आप बल की उपासना करते हैं, आप राष्ट्र की सेवा करते हैं। अगर आप नशा करते हैं तो आप चाहे जितने बड़े अपने आप को समाज सेवी कहते हो, हैं पूरे के पूरे भ्रष्ट और आप राष्ट्र का सत्यानाश कर रहे हैं। अगर आप व्यसनी हैं तो फिर आप राष्ट्र का नाश कर रहे हैं। अगर आप दुर्व्यसन पाल करके रखते हैं फिर आप राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं है। आप यज्ञ करने बैठते हैं, अपनी आहुतियां डालते हैं, किस लिए डाल रहे हैं? मेरा राष्ट्र सुगंधित होगा। मैं सफाई कर रहा हूं, मेरा राष्ट्र स्वच्छ होगा। मैं पेड़ लगा रहा हूं, मेरा राष्ट्र हरा भरा होगा। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, मेरा राष्ट्र होगा। जिस दिन व्यक्ति की ये सोच पैदा हो जाएगी उसी दिन मेरा राष्ट्र बन जाएगा। अभी तक हमारे अंदर ये भावना नहीं है, इसलिए अभी तक हमारा भारत राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। हम सब लोग मिल करके इसको राष्ट्र बना सकते हैं। सोच एक ही होगी, मैं ये कर रहा हूं जिससे कि मेरा राष्ट्र ये हो जाए। मैं अध्यापक हूं, पढ़ा रहा हूं जिससे मेरे राष्ट्र के लोग शिक्षित हों। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य को, उसी कार्य को करिए, लेकिन इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरा राष्ट्र सुरक्षित होगा, मेरे राष्ट्र में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अगर आप इस भावना के साथ कार्य करते हैं
तो आपके राष्ट्र की उन्नति होगी। ये वास्तव में राष्ट्रवाद है। आज हम किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा उठाने में राष्ट्रवाद सोचने लग जाते हैं। इनने ये किया, उनने ये किया, एक दूसरे की बुराई करने में राष्ट्रवाद हो जाता है। आपने आपका योगदान अपने राष्ट्र की उन्नति में कितना किया, आप कितने अच्छे हैं, जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी उस दिन वास्तव में राष्ट्रवाद खड़ा होगा। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। तो हम अपने राष्ट्रवाद को समृद्ध करें, अपने जीवन को मेरे समय में से मैंने आज राष्ट्र के लिए इतना किया है और मैं अपने राष्ट्र के लिए इतना करूंगा जिससे मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो। इस सामुदायिक भावना का नाम ही राष्ट्र होता है। जी।